स्वागत है आपका इस पहले लेक्चर में, पहले चैप्टर में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। नमस्कार, मेरा नाम जनार्दन दीक्षित है। आज हम शुरू कर रहे हैं अपना पहला चैप्टर। जैसे कि आपसे वादा किया था कि हम शुरू करेंगे बिल्कुल ज़ीरो से और बनाएंगे आपको हीरो कोशिश करेंगे, और हीरोइंस क्यों नहीं, है ना? और कोशिश करते हैं कि हम आज बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। अब मुझको पता है कि आप में से कई बच्चे स्मार्ट हैं, काफ़ी चीज़ें जानते हैं, लेकिन हम तो बेटा वादा किए हैं तो हम तो कुछ नहीं छोड़ने वाले। हम तो वहाँ से लेके चलेंगे जहाँ से मतलब 9th-10th वाला पोर्शन भी हम यहाँ पे आपको रिमाइंड करवाएँगे वापस, क्योंकि ज़रूरत है, हम भूल जाते हैं। हम बाल्टी भरते हैं, एग्ज़ाम में जाके गिरा देते हैं, फिर बाल्टी खाली हो जाती है ना? तो बाल्टी को दोबारा भरते हैं और इस बार बाल्टी को खाली नहीं होने देंगे, ऐसा ही हम कोशिश करेंगे। तो स्टेट ऑफ मैटर आज का मेरा पहला टॉपिक मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है। इसको और इलैबोरेट करते हैं और आपको समझाते हैं। स्टेट ऑफ मैटर, नाउ व्हाट इज़ मैटर? नाउ व्हाट इज़ मैटर आपने बचपन में पढ़ा होगा, ऐसी कोई चीज़ जिसका कोई जिसके पास कुछ वॉल्यूम हो और जो कुछ ऑक्यूपाई करे ऑक्यूपाई करे कोई स्पेस, उसका कुछ मास भी हो। तो किसी भी चीज़ का अगर वॉल्यूम, मास या फिर उसकी जगह वो कुछ ऑक्यूपाई कर रहा है तो उसको हम मैटर बोलेंगे। जैसे गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है। जैसे गैस है, सॉलिड है और लिक्विड है। और गैस, सॉलिड, लिक्विड के बीच में डिफरेंस आपको पहले से भी पता होंगे। थोड़े से हम आपको रिवाइंड करा देते हैं कि सॉलिड में आपके मॉलिक्यूल्स बहुत ही अच्छे से एक दूसरे के पीछे, आगे पीछे अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन में रहते हैं। लिक्विड वाले थोड़े से लूज रहते हैं। लिक्विड में थोड़े से जो लूज रहते हैं, उसमें जो बीच में कुछ जगह होती है, वहीं पे आपकी चीज़ें घुल जाती है। अभी आगे चल के आपको बताएंगे। और गैसेस, जहाँ पे मॉलिक्यूल्स ज़िगज़ैग मूवमेंट करते हैं, रैंडम मूवमेंट करते हैं, है ना? या फिर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में आगे चल के पढ़ेंगे, मैलिएबल, डक्टाइल, जो सॉलिड्स के लिए डिफाइन होती हैं। और लिक्विड के लिए जैसे हम लोग अलग-अलग तरीके की चीज़ें पढ़ेंगे। गैसेस के लिए जैसे हम लोग कंप्रेसिबिलिटी पढ़ेंगे या फिर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, आपको सब बताएँगे, ठीक? तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं, तो आप जानते होंगे, तो यहाँ पे भी उतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा, धीरे-धीरे उसको हम, क्योंकि एकदम से आपको मैं 9th-10th वाला पढ़ाने लगूँगा तो आपको लगेगा कि सर पढ़ने तो एडवांस आए थे, है ना? तो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो मेरा पोर्शन होगा, यहाँ पे 11th और 12th के हिसाब से मत पढ़िएगा बेटा। मैंने आपको पहले ओवरव्यू दे चुकी हूँ, उसी के हिसाब से हम लोग चलेंगे, ठीक है? और 11th और 12th के चैप्टर मैंने मिक्स किए, आपने देखा होगा। शुरुआत की 2 चैप्टर 11th के हैं, फिर मैं 12th का सॉल्यूशन चैप्टर, सरफेस केमिस्ट्री 12th क्लास का चैप्टर लगा दिया। तो 11th-12th के हिसाब से मैं नहीं कर रहा, मैं आपके बोर्ड के हिसाब से नहीं कर रहा। अगले 6 महीने आप मेरे साथ आप पढ़ेंगे तो ये 12th तक का मैं पूरा आपको करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? विद क्वेश्चंस, विद प्रैक्टिस। और एक और बात, जितने भी लोग आज यहाँ पे आए हैं, पहली बात तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका पुरानी वीडियोज़ पे इतने व्यूज़ देने के लिए। मैं सच बात बता रहा हूँ, मैंने सोचा था कि 2-4 लोगों से ज़्यादा नहीं देखेंगे। और इस समय जो मेरे पास डाटा है, जो मैंने 2 वीडियोज़ डाली हुई हैं, उसमें से जो पहली वीडियो डाली थी, जो रीज़न टू स्टार्ट दिस चैनल था, वहाँ पे इस समय मेरे पास 850 व्यूज़ हैं। और जो दूसरी वीडियो है, उसमें लगभग मेरे पास 300 के करीब व्यूज़ होने वाले हैं। तो डाटा आपके पास भी आता रहता है, थोड़ा हमारे पास जल्दी आ जाता है, आपके पास आएगा, क्योंकि आप व्यूअर हो, मेरा खुद का चैनल है ना? तो ये खुद का चैनल क्या आप भी का चैनल है, आप ही ने बनाया है। कुछ 50-60 सब्सक्राइबर अभी हुए हैं, आप ही लोग की देन है। आप आइए, देखिए और समझिए। और हाँ, जो लोग इस को लगातार पढ़ना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। एक बार अगर आप मेरे को मैसेज कर देंगे यहाँ पे, तो मैं आपको कुछ दिनों बाद 2-4 चैप्टर हो जाएँ, 2-4 लेक्चर हो जाएँ, फिर हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएँगे, ग्रुप ऑफ डिस्कशन। उसमें हम आपका जवाब दिया करेंगे, आप एक-दूसरे का जवाब दे सकते हो। उसमें मैं आपको डीपीपी, क्वेश्चन प्रैक्टिस, नोट्स ये सब दूँगा। और वहाँ पे हम लोग अलग-अलग तरीके के गेम्स खेलेंगे। गेम्स ऐसा खेलेंगे कि जो होमवर्क नहीं करेगा वो ग्रुप से एलिमिनेट होगा। 3 बार वार्निंग मिलेगी और वो ग्रुप से एलिमिनेट होगा। तो आप आइए, मज़ा करते हैं। और आपके ऊपर भी बिल्कुल गेम वाला सिस्टम बनाते हैं। और ऐसा नहीं हो कि जो एलिमिनेट हो गया वो वापस ग्रुप में नहीं आ सकता। सब हो जाएगा, ठीक है? तो गेम खेलेंगे, गेम में हार-जीत चलती रहेगी और हम लोग सीखते रहेंगे। तो वहाँ पे डीपीपी और नोट्स मैं आपको सब खुद बना के दूँगा। ये लेक्चर्स आप देखिए, इनसे समझिए, ये आपको पसंद आए तो प्लीज़ व्हाट्सएप पे एक मैसेज करिएगा। और कुछ ही दिनों में हम वो ग्रुप क्रिएट करेंगे, जहाँ पे
मिनिमम मुझको कुछ बच्चे रिक्वायरमेंट हैं, वो आ जाएँ, तो हम शुरू करते हैं। मैं शुरू तो अभी भी कर सकता हूँ, बच्चे आप लोग हो साथ देने के लिए, लेकिन थोड़े और बच्चे मैं इकट्ठा करना चाह रहा हूँ कि मज़ा आएगा फिर काम करने में, है ना? ठीक है? तो शुरू करते हैं। सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में आप जानते हैं बेसिक चीज़ें। व्हाट इज़ प्लाज़्मा एंड व्हाट इज़ बीईसी? बीईसी फुल फॉर्म इज़ नोन एज़ बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अच्छा, एक और बात बेटा, छोटी-मोटी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो माफ़ कर देना बेटा। यहाँ पे हम तुमको कॉन्सेप्ट सिखाने आए हैं, थोड़ी-सी कुछ मिस्टेक हो जाए, अगर कोई कॉन्सेप्ट में कोई मिस्टेक होगी तो उसको मैं, वैसे तो होगी नहीं, नहीं तो हम फिर टीचर किस बात के। अगर हो गई तो हम आपको पहले ही पिन कमेंट नीचे कर देंगे कि अगर कुछ हमसे ऊपर-नीचे अगर कुछ हो गया होगा। अगर कोई थोड़ी-मोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई हो तो उसको भी मैं कर दूँगा ठीक, लेकिन उसपे आप ज़्यादा मतलब कि थोड़ा-सा, है ना? ठीक है? तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट ये है क्या सर? ये है क्या? सर मैं आपको इसको समझाऊँ तो कैसे बोलूँ? इसको बोलते हैं सुपर एटम। इसको आप लोग अपने जब मास्टर्स या फिर बैचलर्स कभी करें अगर आप केमिस्ट्री में, तो आपको सुपर एटम के बारे में सुनने को मिलेगा और वो होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। असल में बोलूँ तो मैं अलग-अलग तरीके के यहाँ पे एक क्वांटा पार्टिकल्स के तरीके से इनको इंडिविजुअल क्वांटा पार्टिकल्स की तरह इनको देखा जाता है। क्वांटा पार्टिकल क्या होते हैं सब आपको समझाऊँगा मैं, है ना? तो अभी यहीं पे छोड़ते हैं कि इट इज़ अ सुपर एटम डिस्कवर्ड बाय बोस। हू वाज़ द बोस? फुल नेम वाज़ सत्येंद्र नाथ बोस। ही वाज़ इंडियन, यस, यस, ही इज़ इंडियन। सत्येंद्र नाथ बोस एंड आइंस्टीन, you know him very well, है ना? Now what is plasma? It is not the plasma of your blood. ब्लड में प्लाज्मा पाया जाता है, बायो वाले बच्चे समझते होंगे। नहीं बेटा, आपने प्लाज्मा टीवी का नाम कभी सुना है? प्लाज्मा टीवी का नाम कभी आपने सुना है? मैं इसको अगर डिफाइन करूंगा तो मैं इसको कहूंगा आयोनाइज्ड गैस इन अ मीडियम। या फिर इसको एक और मैं चीज अगर कहना चाहूँ, मैं ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मैं एक और चीज कहूंगा, इसको मैं कहूंगा इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड गैस। इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड गैस। अच्छा सर, इसको हम लोग कहीं पढ़ने वाले हैं क्या? हाँ सर, पढ़ने वाले हैं। आपको मैं दूसरा चैप्टर जब शुरू करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो उसमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, कई सारे एक्सपेरिमेंट आएंगे, तो वहाँ पे आपको मैं इलेक्ट्रिकली चार्ज गैस के बारे में पूरी कहानी सुनाऊंगा। किसने डिस्कवर की, क्या किया इसमें, तो आप सब बताऊंगा। तो एक तरीके का प्लाज्मा है, आपने पिक्चर ट्यूब सुनी होगी, टीवी में पिक्चर ट्यूब होती है, उसमें ही गैस होती है बेटा, वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होती है। उस पिक्चर ट्यूब की वजह से ही आपको स्क्रीन पे चित्र चित्र देख पाते हैं, रंग बिरंगे नाच गाने आप लोग देख पाते हैं, है ना? तो प्लाज्मा वही होता है बेटा। तो उसको हम लोग को ज्यादा पढ़ना, इसको हम लोग को पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना इसके बारे में। एक दो एक्सपेरिमेंट आएंगे, वहां पे आपको मैं ऐसी गैसेस के बारे में बताऊंगा ना। ये तो फिजिकल आपका पूरा हो गया कि फिजिकल क्लासिफिकेशन कैसे होता है। यहाँ पे हम कर रहे हैं केमिकल क्लासिफिकेशन, ये भी बिल्कुल बच्चों वाली चीजें हैं। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जहां पे एक ही तरीके की चीज रहे, ऐसा ना हो कि अलग अलग तरीके की चीजें आके मिल रही हैं। अगर अलग अलग तरीके की चीजें आके मिलेंगी तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? मिक्सचर। क्या कह देंगे? मिक्सचर। तो पहली बात तो एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट आपका क्या होता है बेटा? एलिमेंट आपका होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम जो कि सेम टाइप के हों, जो कि क्या हों? सेम टाइप के हों। जैसे हीलियम, जैसे नियॉन, जैसे O2, जैसे H2, जैसे एक्सेट्रा, है ना? तो ये आपके कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। एटम भी आपको मैं आगे चल के डिफाइन करूंगा, मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक, एटम्स की एटॉमिसिटी को बताऊंगा, ठीक है? अच्छा, कंपाउंड्स क्या होते हैं भैया? ये भी तो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम कहा जाता है। यस, दे आर आल्सो द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, दे आर आल्सो द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। बट यहाँ पे सेम टाइप नहीं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप रहता है। क्या रहता है? डिफरेंट टाइप रहता है। और जैसे कि एग्जांपल दूं तो H2O हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, NH3 हो जाएगा एंड एक्सेट्रा,
H2 का मतलब समझते हो, वाटर, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड NH3 इज अमोनिया, ठीक है। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर तो आप पहली बात दालमोट तो खाए ही होगे। दालमोट जानते हैं ना, सेव, मूंगफली के दाने एंड उसमें सब जो चटर-पटर वाली चीजें होती हैं। तो भैया होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ शरबत का। किसका देता हूँ? शरबत का आपको एग्जांपल देता हूँ। शरबत क्या होता है सर? शुगर सिरप, मुझको शरबत की इंग्लिश पता है। शुगर सिरप। मान लो एक बीकर में मैंने पहले भर दिया पानी। जो चीज हम बीकर में पहले डाल देते हैं, नॉर्मली अब यही समझ लो बच्चों तरीके से, आगे आपको बहुत डीप में समझाने वाला हूँ कि ये सॉल्वेंट क्या होता है, ठीक है। और जो चीज में हम डालेंगे ऊपर से उसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूट। क्या कहते हैं? सॉल्यूट। बन जाएगा ये सॉल्यूशन। बन जाएगा ये सॉल्यूशन। मान लो तुमने पानी लिया, उसमें तुमने चीनी डाली, चीनी उतनी ही डाली जितनी पानी में घुलने की जगह थी। अब वही बात आई ना, अभी जो यहाँ पे समझा रहे थे कि सर लिक्विड्स में थोड़ी बहुत जगह होती है जहाँ चीजें घुल जाती हैं, वही समझाऊंगा उसको, ठीक है, और अच्छे समझा दूंगा। तो शरबत तो हमारा बन गया सर। अब ये बताओ, अगर तुमने ठीक ठाक चीनी घोल ली है, ज्यादा न कम, बिल्कुल एग्जैक्ट, तो ये बात बताओ, शरबत पियोगे तो बीच में कोई सिप लोगे या फिर आखिरी सिप लोगे तो कम और ज्यादा मीठा लगेगा क्या? नहीं, सेम मीठा लगेगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि होमोजीनियस मिक्सचर में सर सॉल्यूट जो होता है वो कंप्लीटली डिसॉल्व होता है या फिर होमोजीनियसली डिसॉल्व होता है। होमोजीनियसली मतलब बराबर बराबर, होमोजीनियसली डिसॉल्व होता है। किसमें? सॉल्वेंट में। किसमें? सॉल्वेंट में। तो मतलब हेट्रोजीनियस में ऐसा नहीं होता होगा, नहीं होता होगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है सर? जैसे आपका ब्लड, जैसे आपका क्या है? ब्लड है। ब्लड में सर क्या हर चीज की मात्रा सेम है? क्या हर चीज की मात्रा सेम है सर? नहीं सर, आपको ऐसा नहीं मिलेगा। जैसे आपका मिल्क, क्या होमोजीनियसली मिल्क होता है? अगर थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूँ तो गरमाऊंगा तो ऊपर मलाई आ जाती है, नीचे कहाँ मलाई रहती है ना? तो मैं नहीं कह सकता। अच्छा, मलाई कोई हम लोग निकाल के उसकी क्रीम वीम बनाते हैं या फिर और चीजें बनाते हैं, है ना? तो हेट्रोजीनियस चीजें जो मिक्सचर होती हैं, इन्हीं में हम लोग पढ़ते हैं कोलाइड। क्या पढ़ते हैं? कोलाइड्स एंड सस्पेंशंस। डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सस्पेंशन और कोलाइड्स जो होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं अपना हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जहां पे मैं ये कह सकता हूं कि सॉल्यूट आपका कंप्लीटली होमोजीनियस मतलब बराबर बराबर डिवाइड नहीं है आपके सॉल्वेंट के अंदर, ऐसे को मैं कहूंगा हेट्रोजीनियस। यहाँ पे जो आपका सॉल्यूट है वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं है, या फिर कंप्लीटली फिर होमोजीनियसली डिसॉल्व, बराबर बराबर डिसॉल्व नहीं है। किसमें? सॉल्वेंट में ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके एग्जांपल हम आगे चल के आपको और भी बताएंगे, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बात ये आती है कि भैया कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है और तुम्हारा ये जो मॉलिक्यूल होता है, इसमें क्या डिफरेंस है? कंपाउंड और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है, इसको जान लो बेटा। क्योंकि हम लोग कई बार मॉलिक्यूल लिखेंगे किसी चीज को, कई बार किसी चीज को कंपाउंड लिखेंगे। आपको बिल्कुल एग्जैक्ट डिफरेंस उनके बीच का पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा अपना मुंह पोंछ लेता हूँ। हाँ, तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। नोट कर लिया होगा तो इसको हम मिटाते हैं और आपको और अच्छे से चीजें को डिफाइन करते हैं। ऐसा नहीं कि चीजें जो मैंने आज आपको बता दी हैं ये लौट के नहीं आएंगी, ये लौट के वापस आएंगी, ठीक है। ये लौट के वापस आएंगी ये चीजें।
शुरू करते हैं आपको एटॉमिसिटी से समझाना कि एटॉमिसिटी क्या होता है। एटॉमिसिटी, अभी आप इतना जान लो कि इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक। जैसे कि मोनोएटॉमिक क्या होती हैं आपकी नोबल गैसेस, मोनोएटॉमिक कैसे होती हैं आपकी नोबल गैसेस, हीलियम होता है, क्रिप्टन होता है, नियॉन होता है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। डायटॉमिक क्या होती हैं? डायटॉमिक आपकी जैसे नॉन मेटल्स वाली गैसेस होती हैं, O2 होता है, N2 होता है, एंड एक्सेट्रा, बहुत सारी गैसेस होती हैं, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। ट्राई एटॉमिक क्या होता है सर? ट्राई एटॉमिक क्या होता है सर? जैसे आपकी ओजोन वाला गैस होता है O3, ये क्या होता है? ओजोन वाला गैस होता है। अच्छा, टेट्राएटॉमिक क्या होता है? ऐसा आप देखते चले जाओगे तो बहुत आपको मिलते चले जाएंगे। टेट्राएटॉमिक क्या होता है? जैसे आपका P4 आप लोग पढ़ोगे कहाँ पे चल के? P ब्लॉक में। P ब्लॉक में P4 मॉलिक्यूल के बारे में आप लोग पढ़ोगे चल के, ठीक है। तो ये होगी एटॉमिसिटी। अब फिर आपको समझाता हूँ भैया कि ये एलिमेंट और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये एक गोला है, इस पूरे गोले को मैं कह रहा हूँ इंडिया। इसके अंदर एक छोटा गोला है, इसको हम लोग कह रहे हैं यूपी। इसको हम लोग कह रहे हैं यूपी। फिर मैंने एक और गोला बनाया, इस बड़े गोले को कह दिया मैंने यूपी, और छोटे गोले को मैंने कह दिया इंडिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा गोला सही है, कौन सा गोला सही है, तो आप लोग मेरे से क्या कहोगे? भैया क्या इंडिया के अंदर यूपी आता है कि यूपी के अंदर इंडिया आता है? तो मेरे हिसाब से तो भैया इंडिया के अंदर यूपी आता है पूरा पूरा। पूरे यूपी के अंदर पूरा इंडिया तो नहीं आता, है ना। तो ये वाला तो गलत है और ये वाला सही है। इसी चीज को हम लोग कॉपी करेंगे, किसके लिए? हम लोग जानेंगे डिफरेंस बिटवीन किसका? कंपाउंड और मॉलिक्यूल का। अच्छा, मॉलिक्यूल में आपको मैं बताऊं दो तरीके के होते हैं, होमोजीनियस, होमो एटॉमिक, होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक। हेट्रो एटॉमिक, हेट्रो एटॉमिक, ये क्या मतलब सर? जैसे मान लो मैं एग्जांपल ले लूं O2 का, N2 का, H2 का, या फिर अभी P4 आपको मैंने दिखाया था, है ना। तो इनमें सब में आपके जो टाइप्स ऑफ एटम है वो सेम है। मैं कहूंगा इसको ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल तो है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम तो है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम तो है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और हेट्रोएटॉमिक जैसे जैसे H2O ले लूं, जैसे CO2 ले लूं, जैसे C6H12O6 ले लूं, तो इट इज अ हेट्रोजीनियस और नॉट? C6H12O6 क्या है भैया? ये तो हमारा ग्लूकोज है। क्या है हमारा? ग्लूकोज है। तो ये वाले हमारे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और ये वाले हमारे हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपका जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है वो केवल मॉलिक्यूल ही कहलाता है, बल्कि जो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल भी कहा जा सकता है, वो कंपाउंड भी कहा जा सकता है, वो कंपाउंड भी कहा जा सकता है। मतलब मैं अगर एक बड़ा सा गोला बनाऊं, क्या बनाऊं? बड़ा सा गोला बनाऊं, और मैं आपसे कहूं कि बड़ा गोला आपका मॉलिक्यूल है, बड़ा गोला आपका मॉलिक्यूल है, और छोटा गोला आपका कंपाउंड है, कंपाउंड है, ठीक है। तो मैं इस बड़े गोले में किन किन चीजों को रख सकता हूँ? मैं बड़े गोले में यहाँ पे O2, H2, N2 किसी को भी रख दूं। इस छोटे गोले के अंदर क्या O2, N2 और H2 को रख दूंगा? नहीं, केवल और केवल वाटर, CO2 ऐसी चीजों को ही रख पाऊंगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि ऑल द कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल बट ऑल द मॉलिक्यूल आर नॉट कंपाउंड। क्या स्टेटमेंट है? ऑल द कंपाउंड आर मॉलिक्यूल but all the molecule
आर नॉट कंपाउंड। तो डिफरेंस समझे? मतलब सर वाटर का हम लोग मॉलिक्यूल भी, वाटर को मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं और वाटर को कंपाउंड भी कह सकते हैं। हाँ सर कह सकते हैं, लेकिन O2 गैस के आगे हमेशा मॉलिक्यूल लगाएंगे, कभी भी कंपाउंड नहीं लगाएंगे। ये बहुत छोटा सा डिफरेंस है बेटा। क्या पढ़ेंगे बड़ी बड़ी केमिस्ट्री और रिएक्शन, पता नहीं है कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड में डिफरेंस क्या होता है। अगर आपको पता है तो याद रखिएगा। कई बार आप लोग नीट और जे एडवांस तक कर जाओगे और आपको ये डिफरेंस अगर नहीं आता हो तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी यार। अभी जो हम लोग सीख रहे हैं ना, इसका अच्छा खासा हम लोग को अपना काम और ज़रूरत पड़ने वाली है चल के किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके। ऐसा नहीं कि आप किसी अच्छे कॉलेज में जाओगे, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओगे और वहाँ पे आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पड़ेगी। तो भी वहाँ पे प्रोफेसर कहेगा कि भैया क्या पढ़ के आए थे, ऐसे ही आ गए थे, है ना। तो बड़ी मेहनत कर लीजिए यहाँ पे कि कम से कम बेसिक चीज़ों में कोई हमको हंस ना सके। हंसने दो और चीज़ों पे, लेकिन भाई अपनी गलती इतनी भी बेसिक नहीं करेंगे यार, है ना। तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड में आपको डिफरेंस समझ में आया। एटम्स क्या होते हैं वो समझाया आपको। अच्छा एटम्स आप लोग जानते भी होंगे, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मैटर। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मैटर। डिस्क्राइब किया गया था डाल्टन की तरफ से। डाल्टन कौन था? साइंटिस्ट आएगी, साइंटिस्ट है, इसकी पूरी थ्योरी आएगी, एटॉमिक थ्योरी आएगी पूरी, आपको सब समझाऊंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। अच्छा इसके आगे बढ़े? हाँ बढ़ते हैं और कुछ आपको इंटरेस्टिंग चीजें बताते हैं, कुछ आपको इंटरेस्टिंग चीजें बताते हैं। आपने केमिस्ट्री क्यों पढ़ी? क्या पड़ी इसकी जरूरत जो आप केमिस्ट्री पढ़ने आ गए? देखा जाए तो सुबह से शाम, रात से दिन, आपके अगल बगल, आपके अंदर, आपके बाहर केमिस्ट्री ही हो रही है। आपको ये 3 सब्जेक्ट ही या फिर 4 सब्जेक्ट ही मेनली क्यों पढ़ाए जाते हैं 11th-12th में? PCMB, क्योंकि बेटा यही 3 से 4 सब्जेक्ट हैं जो आपके आसपास की मोस्ट ऑफ द चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। फिजिक्स बिल्कुल, गाड़ी, ट्रेन, मोटर, हाईवे, फ्लाईओवर, आप फिजिक्स को किनारे रख के इन चीज़ों को नहीं बना सकते। मैथ, मैथ को किनारे रख के आप लोग कहते हैं साइन कॉस थीटा समझ के हमने क्या किया। भाई अगर तुम्हारा काम एक्टिंग करने का है, नाचने का है, गाने का है, तो तुमने साइन कॉस थीटा का कुछ नहीं किया। बट एज अ इंजीनियर, एज अ मैथमेटिशियन, आपका साइन कॉस थीटा आपकी जान है, आपकी ज़िंदगी का अभिन्न हिस्सा है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग इसको यूज़ करते हैं। एंगल कितने तरीके के होते हैं, क्या होता है, फिर आती है केमिस्ट्री। अब भैया चाहे हॉस्पिटल के अंदर हो, चाहे फ्लाईओवर बनने में हो, किस तरीके की सीमेंट यूज़ की जाएगी, क्या उसमें डाला जाए ऐसा जो उसकी मजबूती बनी रहे, हर चीज़ में केमिस्ट्री है। असल तो बायो कहाँ है? तो बायो आपके हर अगल-बगल के पेड़, पौधे, इंसान के शरीरों में हर जगह है। हॉस्पिटल के अंदर जाओगे तो आपको बहुत बढ़िया मिश्रण दिखेगा फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो का, और मैथ का भी दिखेगा। आप बड़ी-बड़ी इंस्ट्रूमेंट होते हैं और सर्जरी करने के लिए एंगल समझाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि बायो के बच्चों को कभी मैथ छूनी ही नहीं पड़ेगी, एंगल्स के बारे में जानना ही नहीं पड़ेगा। आप बिल्कुल भी आप ज़ीरो से कर सकते हो, ऐसा नहीं होता है ना? इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, रीडिंग लेनी आनी चाहिए, प्रैक्टिकल्स में आपको नंबर 1 होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको बड़े होके हमारे आस-पास की इतनी सारी चीज़ें हैं, लाइट, पंखा, मोटर, गाड़ी, दीवाल, बोर्ड, हर चीज़ तो इंजीनियर, डॉक्टर और इन्हीं लोगों ने जिन्होंने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो पढ़ी थी उन्होंने तो दी है। फिलॉसफी हमने नहीं दी, हमने लिटरेचर नहीं लिखी, हमने हिस्ट्री, बड़े-बड़े लोगों के बारे में बायोग्राफ़ी, ऑटोग्राफ़ी के बारे में नहीं देखा है, समझा है। हम वो हैं जो हम सामने से बना के दिखा देते हैं, हम हर चीज़ में लॉजिक ढूँढते हैं। हम साइंस के स्टूडेंट हैं, कहे जाते हैं हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं। आर्ट्स के स्टूडेंट चीज़ों को मान लेते हैं और हमारा ये होता है कि हम मानते नहीं हैं, हमको देखना है, हमको करना है। तो आपके अंदर भी वही होना चाहिए कि आपके अंदर लॉजिक होना चाहिए। हर किसी की बात को आँख बंद करके सुनना, समझना आपके लिए शोभा नहीं देगा, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। और केमिस्ट्री आपने पढ़ी क्यों है बेटा? केमिस्ट्री आपके अगल-बगल, दगल हर जगह है। केमिस्ट्री आप हो, केमिस्ट्री हम हैं, हम केमिस्ट्री हैं, आप केमिस्ट्री हो, ठीक है? आइए, केमिस्ट्री का मेनली जो हम लोग को अपनी इस 11th-12th की जर्नी में यूज़ करना है, समझना है,
वो एज अ ड्रग्स की तरह हम लोग यूज करेंगे इसका, मेडिसिन की तरह हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसको हम लोग एज अ फर्टिलाइजर पढ़ेंगे। कैसा पढ़ेंगे? फर्टिलाइजर्स पढ़ेंगे। इसको हम लोग केमिकल इंडस्ट्री में यूज करेंगे, इंडस्ट्रीज में इसका अच्छा खासा यूज होगा, इंडस्ट्रीज में इसका अच्छा खासा यूज होगा। कुछ एग्जाम्पल है सर, हाँ बिल्कुल मैं आपको एग्जाम्पल बताना चाहूंगा। आपको एक दवाई का नाम बताता हूँ, सिस्प्लेटिन। एक और दवाई का नाम बताता हूँ, टेक्सोल। क्या है? टेक्सोल। टेक्सोल। ये दोनों ही दवाइयां आपके लिए बड़ी फायदेमंद है। किन चीजों में? कैंसर में। नाउ सर व्हाट इज कैंसर सर? कैंसर एक ऐसी अनवांटेड सेल ग्रोथ जो आपकी बॉडी में हो जाए और उसके होने पर आपकी बॉडी खत्म हो जाए। कैसे सर? अगर मान लीजिए ट्यूमर हो गया, क्या हो गया? ट्यूमर, गले में हमारे ट्यूमर हो गया सर। गले में ट्यूमर हो गया तो अनवांटेड सेल ग्रोथ हो रही है, जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि बॉडी की जो आप खाना पीना खा रहे हो, जो एनर्जी आपकी किडनी लीवर चीजों में जहां पे जानी चाहिए थी, वो आपकी एनर्जी सारी जा रही कहाँ पे? उस अनवांटेड सेल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। तो इस वजह से कैंसर होने पे इंसान धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसी अनवांटेड सेल ग्रोथ को खत्म करने के लिए हम लोग कीमोथेरेपी करवाते हैं। कीमोथेरेपी क्या होती है सर? इस अनवांटेड सेल ग्रोथ को खत्म करने के लिए रेस का यूज किया जाता है। अब इसमें बहुत डीप में तो मेरे को नॉलेज नहीं है कीमोथेरेपी की, ठीक है। अच्छा, कीमोथेरेपी कराने के चक्कर में होता क्या कि हमारी बॉडी के कुछ अच्छे सेल भी खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान कमजोर हो जाता है, बाल झड़ जाते हैं, बिल्कुल मरने की हालत में तो वैसे आ जाता है, लेकिन बच जाता है धीरे धीरे अगर उसको करवाते रहा जाए। कीमोथेरेपी को लगातार 6.5 महीने का कोर्स होता है, ठीक है। अच्छा, सिस्प्लेटिन टेक्सोल क्या पढ़ेंगे सर? हाँ सर पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नाम का पूरा पूरा चैप्टर आएगा आपका, उसको मैं सिस्प्लेटिन का स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, शेप सब आपको समझाऊंगा। और सर और कुछ दवाइयां हैं सर? हाँ सर, आपके पास दवाई है एस्पिरिन। क्या है? एस्पिरिन है आपकी दवाई। आपकी दवाई है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल। सर इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या? अरे बिल्कुल पढ़ेंगे सर, इनके बारे में पूरी पूरी रिएक्शन पढ़ेंगे, पूरी पूरी इनकी फॉर्मेशन पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, एटा इनका पूरा नाम हम जानेंगे, और इनके आयुपेक नेम या फिर और इनके कॉमन नेम क्या होते हैं। एस्पिरिन पैरासीटामोल का यूज सर पेन रिलीवर है। एस्पिरिन आपका क्या है? पेन रिलीवर है। पेन रिलीवर है, रिलीव करता है ना। एंटीपेटिक है, एंटीपेटिक है, एनाल्जेसिक है। ये चीजें आपको समझाऊंगे, जो वर्ड्स बोल रहे हैं ये दवाइयों के लिए यूज किए जाते हैं। पैरासीटामोल तो आप लोग जानते हो, बचपन से खा रहे हो, किस चीज के लिए? फीवर के लिए खा रहे हो, दर्द के लिए खा रहे हो, है ना, इन चीजों के लिए खा रहे हो। और दवाइयां होती हैं सर, ये वो दवाइयां बता रहा हूँ जो आपके एनसीईआरटी में है और यूज होंगी, कहीं ना कहीं इनका नाम आ सकता है आपके नीट के एग्जाम में, जेईई के एग्जाम में, ठीक है। एक दवाई का आपको नाम बताऊंगा, AZT, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको कहते हैं एजिडो थाइमिडीन। एजिडो थाइमिडीन। इसको यूज करते हैं बेटा एड्स के पेशेंट्स के लिए। एड्स के पेशेंट्स के लिए ये क्या दवाई एड्स को खत्म कर देती है? मैं ये कहूंगा कि इसको खाने से काफी ज्यादा मदद मिलती है एड्स के मरीज को अपनी इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए, है ना, उसको मदद काफी। अच्छा, एड्स होता क्या है सर? एड्स आपका इम्यून सिस्टम को मार, मतलब कि मैं कहूँ कि कुछ ऐसे वायरस, कुछ ऐसे चीजें जो आपके इम्यून सिस्टम को खत्म कर दें, इम्यून सिस्टम को बिल्कुल जीरो कर दें, उसको हम लोग कहते हैं सर एड्स की बीमारी हो जाना। ऐसे वायरस के नाम्स को हम लोग शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? एड्स की बीमारी हो जाना। और इससे बचने के लिए हम लोग जो दवाई यूज कर रहे हैं वो उसका नाम क्या है? एजिडोथाइमिडीन। एजिडोथाइमिडीन। सर फर्टिलाइजर्स कुछ हम लोग पढ़ेंगे क्या इसमें? हाँ सर बहुत पढ़ेंगे, एक दो के एग्जाम्पल आपको मैं समझाता हूँ। एक को हम लोग बोलेंगे DDT। क्या बोलेंगे? DDT। इसको बोलते हैं डाइक्लोरो डाई फिनाइल टेट्रा ट्राइमीथेन, है ना, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइमिथाइल, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइमीथेन, ठीक है। अच्छा, इसका नाम हम देखेंगे, पूरा स्ट्रक्चर भी देखेंगे, सब समझेंगे इसके बारे में। अच्छा, फिर इंडस्ट्रीज में बहुत सारी चीजें यूज होंगी बेटा, आपके एक पूरा पूरा चैप्टर इसके डेडिकेट होगा।
पॉलीमर्स, पूरा एक चैप्टर इस पे डेडिकेट होगा कि क्या-क्या चीज़ें आपकी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती हैं, क्या-क्या चीज़ें आपकी वहाँ पे बनती हैं। जैसे आपके बहुत सारे तरीके के पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीथीन तो आपने सुना ही होगा। पॉलीथीन तो आपने सुना ही होगा। आपने आपने बहुत सारे सुने होंगे जैसे कि आइसोप्रीन आइसोप्रीन आपने सुना होगा, नियोप्रीन आपने सुना होगा। तो ये सब चीज़ें हम लोग पॉलीमर्स के अंदर पढ़ेंगे और समझेंगे ये सब चीज़ें क्या हैं। फर्टिलाइज़र्स में भी और बहुत सारी चीज़ें आएँगी। एक और चीज़ आएगी ईडीटीए। क्या आएगा? ईडीटीए आएगा। तो इन सबको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नाम के चैप्टर में। मैक्सिमम चीज़ें जो दवाइयाँ वाली पोर्शन है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आएगा, या फिर आपके जो छोटे-मोटे बाद में चैप्टर हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, तो वहाँ पे इन चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। आज बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको, ठीक है? तो ये मेनली चीज़ें थी हम लोग की जो इस केमिस्ट्री में हम लोग को पहले चैप्टर में जो आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट दिया हुआ है। अच्छा एक बात और, एनसीईआरटी पढ़ना ना भूलिएगा, एक-एक लाइन पढ़िएगा एनसीईआरटी की। शुरुआत का मैं कर रहा हूँ आज, 1-2 पन्ने जो शुरुआत के हैं उनको देखिएगा, समझिएगा जाके क्लास 11th का, ठीक है? ऐसा ना सोचिएगा कि पहले पैराग्राफ से कुछ नहीं आता है, जो अप्पू-चप्पू चीज़ें लिखी इनसे कुछ नहीं आता है। आजकल तो बेटा उसी से पूछा जाता है। और जहाँ तक बात है नीट के पेपर की, जेईई मेंस के पेपर की, तो आजकल तो आप लोग जान ही रहे हो पेपर काफ़ी कठिन आ रहे हैं और अच्छे पेपर आ रहे हैं। इस बार फिजिक्स का नीट का पेपर अच्छा खासा कठिन पेपर आया था। बोर्ड के पेपर तो अब तो कठिन आ रहे हैं। तो अब आपको छोड़ा नहीं जाएगा, कोरोना का टाइम गया बेटा। अब जो थोड़ी बहुत रियायत मिल जाती थी आपको कि भाई ऑप्शन मिल जाते थे नीट वाले में, अब तो ऑप्शन भी खत्म कर दिए गए, अब तो पूरे-पूरे क्वेश्चन करने होंगे। है ना? तो पेपर अब कठिन होने जा रहे हैं, कॉम्पिटिशन अब कठिन होने जा रहा है। अब दोबारा कोई बीमारी नहीं आएगी, उम्मीद यही है। और आपको अपनी कमर कसनी है और इस चक्कर में नहीं बैठना है कि कोई बीमारी आएगी तो हम फिर आगे बढ़ेंगे, है ना? ठीक है? एक चीज़ मैं आपको और बताना चाह रहा था कि अभी जैसे मैंने वो शरबत बनाया था, क्या बनाया था? शरबत बनाया था, मैंने कहा था कि कुछ चीज़ें घुली जा रही हैं पानी के अंदर। तो पानी के अंदर घुल कैसे जाती है? जैसे मान लीजिए पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, ये ऐसे पानी की मॉलिक्यूल्स हैं। इनके बीच में ये जो चीज़ें खाली छूटी जा रही हैं, जो जगह खाली छूटी जा रही है, इसको हम लोग कहते हैं वॉइड। क्या कहते हैं? वॉइड कहते हैं। इन वॉइड में ही आपकी शुगर डिसॉल्व हो रही थी। आपकी शुगर डिसॉल्व हो रही थी। इस चीज़ को भी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आपके सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में। यहाँ पे तो मेरे को एडवांस तक पढ़ाना है, तो कोई चैप्टर तो छोड़ना नहीं, तो बड़ी मज़ा आने वाली है। यहाँ पे कुछ भी मैं आपसे ऐसा नहीं कहूँगा कि बेटा ये तो कोर्स में अब नहीं है, इसको तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। अब इसमें आपको देखना है कि आपको कहाँ तक हमारा साथ देना है और कहाँ तक आपको सीखना है, ठीक है? अच्छा। सर तो कुछ और टॉपिक ऐड करते हैं इसमें, आइए बताते हैं आपको। कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करते हैं, छोटी-छोटी प्रॉपर्टीज होती हैं, आइए देखते हैं। छोटी-छोटी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे आपने मैलिएबल चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा, आपने डक्टाइल डक्टाइल चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा, आपने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी, आपने कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी। नहीं पढ़ी हैं तो हम आपको बताते हैं। मैलिएबल मतलब क्या होता है कि किसी भी मेटल को हम लोग पीट कर एक थिन शीट में कन्वर्ट कर दें। क्या कन्वर्ट कर दें? थिन शीट में कन्वर्ट कर दें, तो हम लोग थिन शीट में हम लोग कन्वर्ट कर दें, तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो मेटल की प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी। जो ज़्यादा थिन हो सकता है उसकी मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी ज़्यादा। जैसे गोल्ड फॉइल होती है, एल्युमिनियम फॉइल होती है, तो मेटल ही तो है। उसको पीट के इतना पतला कर दिया गया तो वो पेपर की तरह दिख रहा है ना? तो हम कहेंगे कि गोल्ड की मैलिएबिलिटी काफ़ी हाई है। डक्टाइल क्या होता है सर? किसी भी हम चीज़ को पीट के वायर में कन्वर्ट कर दें। किसी भी चीज़ को पीट कर किसमें कन्वर्ट कर दें? वायर में कन्वर्ट कर दें। थिन वायर बना दें। अच्छा, थिन वायर का कोई एग्जांपल? हाँ सर, आपके यूज़ होता है ना कॉपर। किसका यूज़ होता है? कॉपर का सर यूज़ होता है, एक्सेट्रा और चीज़ों का। तो इसको हम पीट के थिन वायर बना सकते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कॉपर की डक्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। हाँ सर, कॉपर की डक्टिलिटी प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा है। यस। व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज जिनको आप मेजर कर सको, जिनको क्या कर सको आप?
मीजर कर सको, जिनकी कोई यूनिट हो, जिनकी कोई यूनिट हो, जैसे कि मास, जैसे कि वॉल्यूम, जैसे कि टेम्परेचर, जैसे कि टेम्परेचर, जैसे कि टेम्परेचर, जैसे कि प्रेशर, जैसे कि प्रेशर। इन सब की यूनिट है, मास की यूनिट है केजी, ग्राम, वॉल्यूम की है मीटर क्यूब, लीटर, एमएल, सेंटीमीटर क्यूब, सब बताएंगे आपको आगे चल के। टेम्परेचर की फ़ारेनहाइट है, केल्विन है, सेल्सियस है, प्रेशर की है, बार है, पास्कल है, टॉर है, एमएमएचजी है एंड सो ऑन, बहुत सारी हैं, ठीक है। व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टी जिनको आप यूनिट लेस होती हैं, क्या होती हैं? यूनिट लेस होती हैं, इनकी कोई यूनिट नहीं होती, जैसे किसी चीज की रिएक्टिविटी, किसी चीज की रिएक्टिविटी, किसी चीज की एसिडिटी, किसी चीज की एसिडिटी, किसी चीज की टॉक्सिसिटी, इन चीजों की सर कोई यूनिट नहीं होती। रिएक्टिविटी की कोई यूनिट होती है क्या? नहीं सर, प्रॉपर्टी होती है, कंपैरिजन होता है दो चीजों के बीच में कि कौन ज्यादा रिएक्टिव, कौन कम रिएक्टिव। टॉक्सिसिटी, कौन सा जहर कितना ज्यादा टॉक्सिक होगा, या फिर कौन सी चीज कितनी ज्यादा टॉक्सिक होगी, कौन सा केमिकल, सर इसकी कोई यूनिट नहीं होती सर, ये यूनिट लेस है। ये क्या है? यूनिट लेस है। तो प्रॉपर्टीज में आपको मैलिएबल, डक्टाइल बता दिया। अच्छा, दो तीन प्रॉपर्टी और हैं, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या मतलब है इसका? सर हम प्रेशर इंक्रीज करके कैसे हम गैस को कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड फॉर्मेशन में। जैसे आपके घर के जो सिलेंडर्स होते हैं जिनमें एलपीजी गैस होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ब्यूटेन और अलग अलग तरीके के गैस का मिश्रण होता है। ब्यूटेन तो जानते हो ना, 4 कार्बन, 10th क्लास में पढ़े थे, बताएंगे बताएंगे, ठीक है। अच्छा, तो उसको कितना कितना कंप्रेस करके उसको हम लोग सिलेंडर में भरे रहते हैं। आपके ऑक्सीजन सिलेंडर जो आपके हॉस्पिटल्स में यूज होते हैं, तो कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में उसको भरा जाता है, ठीक है। अच्छा, तो प्रॉपर्टीज वाला पोर्शन हमने पढ़ दिया। तो आज मैं केवल आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है। इस चैप्टर में क्या क्या है, ये तो जो चीजें बता रहे थे बिल्कुल जनरल चीजें, क्या है? बिल्कुल जनरल चीजें हैं। इस चैप्टर का एक बार छोटा सा ओवरव्यू देख लो, इस चैप्टर का छोटा सा ओवरव्यू देख लो, फिर इस चैप्टर के छोटे से ओवरव्यू में आपको जो अगली चीजें आने वाली हैं वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में लाके दिखाएंगे। आप अगले ही लेक्चर में पढ़ने जा रहे हो यूनिट्स, यूनिट्स पढ़ने जा रहे हो, अलग अलग तरीके की और अलग अलग तरीके की मेजरमेंट्स पढ़ने जा रहे हो, इनको हम लोग पढ़ेंगे सर। फिर इसके बाद आप लोग साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ोगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं सर, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। एनसीईआरटी से काफी ज्यादा ही पढ़ाना है, कम नहीं पढ़ाना है। सर तीसरा होगा सर सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे सर, यस सर, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। सर हमारे पास बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होंगी, जैसे कि एक्यूरेसी होगी, एक्यूरेसी, और सर प्रिसाइज, प्रिसीजन, एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस है बताएंगे आपको। फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज ऐड कर लेना, एरर्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एरर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। राउंड ऑफ के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे? राउंड ऑफ के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन पढ़ेंगे, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन पढ़ेंगे, अलग अलग तरीके के लॉस पढ़ेंगे, डाल्टन के लॉस पढ़ेंगे, आपके लवॉइशियर के लॉ पढ़ेंगे, अलग अलग साइंटिस्ट प्रोस्ट के लॉ पढ़ेंगे, है ना। तो अलग अलग तरीके के साइंटिस्ट हैं, एवोगैड्रो का लॉ पढ़ेंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ कहोगे तो यही पढ़ा देंगे, है ना। छठा जो टॉपिक आएगा वो आएगा स्टीशियोमेट्रिक, स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशन, स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस आएंगी आपकी। स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशन क्या होती है सर? स्टीशियोमेट्रिक का मतलब पता है? नहीं पता है तो अभी तो केवल मैं मुझे समझा दे रहा हूँ। आपने जैसे छोटी सी रिएक्शन पढ़ी होगी, N2 प्लस H2 मिलके बना रहा है NH3, तो इसको बैलेंस करने के लिए जो आपने यहाँ पे 1, 2 और 3 लगाए, बैलेंस करना मतलब जानते हो ना कि एटम रिएक्टेंट साइड, एटम प्रोडक्ट साइड बराबर हो जाए, उसको कहते हैं बैलेंसिंग। तो ये जो आप चीजें लगाते हैं उनको कहते हैं बैलेंसिंग कोफिशिएंट या फिर स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं?
स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अच्छा, इन्हीं की स्टडी, इन्हीं की कैलकुलेशन, इन्हीं से जुड़ी हुई चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशन में। इसमें बहुत तरीके की चीज़ें आएंगी आपके, और भी कुछ सब टॉपिक होंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं कि 7वां टॉपिक होगा आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा आपका, एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा आपका, एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा आपका, है ना। तो ये सारी आपकी चीज़ें होंगी, और कुछ और चीज़ें होंगी। हाँ, एक टॉपिक बड़ा प्यारा सा है, उनको बहुत पसंद आता है, लिमिटिंग रिएजेंट। क्या आता है? लिमिटिंग रिएजेंट। और सर आखिरी हम लोग पढ़ेंगे नवा, जिसको हम लोग कहेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स। अच्छा, कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होंगे? मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, मोल्स के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पूरा पूरा मोल कॉन्सेप्ट हमारा इसी में समाया होगा। अब जैसे हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, कंसंट्रेशन टर्म पढ़ लेंगे, तो हम लोग फिर चैप्टर की शुरुआत करेंगे सॉल्यूशन की। ये सॉल्यूशन क्या है? ये है चैप्टर आपका, ऐसे तो नॉर्मली नीट और जेईई मेंस के लिए पहला चैप्टर सॉल्यूशन हो गया है। एडवांस के लिए पहला चैप्टर आपका सॉलिड स्टेट होता है, ठीक है, क्लास 12th का, ठीक है। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद, ये पूरा कराने के बाद सॉल्यूशन चैप्टर, क्योंकि जैसे कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म होंगे, इसी से जॉइंट, इसी से रिलेटेड चीजें आपके सॉल्यूशन चैप्टर में बहुत ज्यादा है, तो उसको हम लोग लेके आएंगे आपके सामने और सीखेंगे। तो बेटा प्लीज साथ देते रहिएगा। एक छोटी सी आपको 2 लाइनें सुनाते हैं। एक गाना सुन रहे थे सवेरे सवेरे, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। लड़प्पन खेल के खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है। तो बचपन में तो हम लोग खेले तो बहुत है और जवानी में सो रहे हैं? नहीं सर, सो नहीं रहे हैं, ज्यादा रील्स देख रहे हैं सर। सर इधर उधर के कामों फंसे में, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है सर, देख नहीं पाते हैं सर। आप अब यहाँ तक अगर कोई देख गया तो मैं उसकी तारीफ करूंगा भैया, यहाँ तक कोई देख गया तो उसकी मैं तारीफ करूंगा, तो लोग भाग गए होंगे। मुझको पता है, मुझको जितना प्यार आपने दिया है, ये प्यार बना रहना मुश्किल है। लिखा हुआ है ना, इजी टू स्टार्ट, गुड टू कंटिन्यू, हार्ड टू फिनिश इट। तो कुछ लोग का तो आज ही फिनिश हो गया होगा 2-3 मिनट के अंदर ही फिनिश हो गया होगा, है ना। तो शुरुआत ही देख के भाग गए होंगे। अच्छा भैया, हम यहाँ पे आपको ये नहीं सोच के पढ़ा रहे हैं कि आप लोग स्मार्ट हो, मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा। आज मैंने आपको एलिमेंट, एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस समझाया है। जो कहावत सुनाई वो समझ में आई? ये बहुत पुराना गाना भी है बेटा, अच्छी अच्छी फिल्म में इसको गाया भी गया है ना। तो झूठ मत बोलो, अपने आप से झूठ मत बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो। माँ बाप को दिखाने के लिए बैठे रहोगे, कॉपी किताब निकाल के, पापा आ जाएंगे तो कॉपी खुल जाएगी। ऐसा ना करो बेटा। और आप में से ऐसे कोई होंगे नहीं, मैं जानता हूँ। यहाँ तक जो आया है, जो मेरे जैसे इंसान को ढूंढ के यहाँ पे पढ़ने आया है, तो वो पढ़ने वाला ही होगा। वो सजन रे झूठ बोलने वाला तो शायद हो, लेकिन हाँ, कभी भी आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। ये मत समझना कि हम तो बहुत सही हैं, हम कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। नहीं बेटा, अब बुढ़े बिगड़े आते हैं 50 साल के बुढ़े बिगड़ जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को नोट करिएगा, और हम लोग शुरुआत करेंगे अगले लेक्चर में आपकी यूनिट एंड मेजरमेंट से। और जो कुछ चीज़ें इसमें छोटी मोटी चीज़ें रह गई होंगी वो करेंगे। और बीच बीच में अभी कुछ क्वेश्चंस तो आए नहीं हैं। फिर से मैं कह रहा हूँ, व्हाट्सएप चैनल मेरा, व्हाट्सएप नंबर पे मेरे पास मैसेज करिएगा, और वहाँ पे हम लोग एडवांस नीट और मेंस के अलग अलग मैं आपको पीडीएफ दिया करूँगा। आप जिस भी लेवल का आप सॉल्व करना चाहें आप सॉल्व करें, मैं ढूंढ ढूंढ के खुद क्वेश्चन आपके लिए बनाया करूँगा। आप लोग साथ देंगे तो मैं कुछ भी करूँगा। मैं अगले 5 महीने किसी भी जगह जाने वाला नहीं हूँ, मैं आपके लिए यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है। आप साथ में रहो बस, ठीक है। तो मैं आपको हर तरीके के दूंगा। हाँ, बस बोर्ड की तैयारी हम यहाँ नहीं करवा रहे, हम नीट मेंस और एडवांस के क्वेश्चन आपको देंगे। अगर आप नीट मेंस के क्वेश्चन कर पा रहे हो और नोट्स अपने बना पा रहे हो तो बहुत बढ़िया है। मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ बेटा, कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये मैंने एक आर्ट की कॉपी खरीदी हुई है। कई बच्चों को मैं दिखा भी चुका हूँ जो मेरे से पढ़े थे ऑफलाइन जानते होंगे, देख रहे होंगे मेरे को।
वही तो हैं ही महानुभाव। आप ही लोग के लिए मैं यहाँ तक खड़ा हो गया हूँ बिठा के, है ना? कई लोग पसंद नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को। मैंने भी सोचा था कि 2-4 लोग से ज़्यादा देखेंगे नहीं, बट लोग देख देख रहे हैं। अब 2, 4, 5 तो सब्सक्राइबर थे मेरे शुरुआत में, एकदम से 50-60 हो गए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है बेटा। मैं यहाँ कोई नाच के और गा के, और यहाँ पे कोई इंस्टाग्राम की रील तो चल नहीं रही है। तो उसके बावजूद अगर 50 लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो मेरे लिए आप सोच नहीं रहे हो कितनी बड़ी बात है। कैसे बताऊँ मेरे लिए तुम क्या हो? मेरे लिए सब कुछ हो, सब कुछ हो, है ना? तो ये कुछ शॉर्ट नोट्स हैं जो मैं आपके लिए बनाना शुरू किया हूँ। अपने लिए भी है, स्पेशली आपके लिए भी होगा। तो ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, ये एडवांस लेवल तक के हैं, ऑर्गेनिक के मैंने शुरू किए थे। आप धीरे-धीरे मैं हर चैप्टर जो पढ़ाता चला जाऊँगा उसके मैं शॉर्ट नोट्स दूँगा आपको। ये कुछ हैं, ये है ना? तो मैं आपसे भी कहूँगा कि आप अपने लिए भी ऐसे नोट्स बना सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो इस पूरी जो मैंने आर्ट कॉपी है, इसमें पूरी शॉर्ट नोट्स मेरे आएँगे ऑर्गेनिक के एडवांस तक के। तो मैं एक बार इन चीज़ों को कंप्लीट करूँगा, तो आपको पढ़ाता भी रहूँगा, ये शॉर्ट नोट्स भी आएँगे, तो इनको मैं धीरे-धीरे अपलोड करता रहूँगा। आप व्हाट्सएप चैनल पे आ जाएँगे मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उसको हम आपको धीरे-धीरे देते रहेंगे। बस इतनी मेहनत का आप इतना कर्म करिएगा कि आते रहिएगा और बस पढ़ते रहिएगा, है ना? और आप लोग समझदार हो कि सर आपके लिए यहाँ पे खड़े हैं तो आपको आना है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप नहीं आएँगे। अगर आप नहीं आएँगे तो कैसे चलेगा? आपको आना होगा, ठीक है? तो प्लीज़ यहाँ पे आइए, और गलती हो, कुछ ना समझ में आए तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए। अच्छा, मुझको कुछ लग गई गलती कि भैया कुछ स्पेलिंग गलती, कॉन्सेप्ट गलत नहीं होगा। हाँ, कुछ शायद स्पेलिंग ऊपर-नीचे हो जाए, कभी कुछ बोल कुछ रहा हूँ, लिख कुछ दूँ, ऐसा 10 में से 9 बार नहीं होगा, 1 ही बार होगा। लेकिन कॉन्सेप्ट गलत जिस दिन हो गया, जिस दिन मैंने गलत टॉपिक पढ़ा दिया आपको, अगले दिन वीडियो नहीं आएगी। अगर आपने मुझको प्रूफ कर दिया कि सर आपका ये टॉपिक आपने गलत समझाया, 15 मिनट आपने पढ़ा, आपने गलत पढ़ा दिया, तो मैं अगले दिन से वीडियो नहीं लाऊँगा। मैं अपना मुँह छुपा के वैसे तो इतना मुँह भारी है, छुपेगा नहीं, है ना? नहीं आएँगे, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं होगा बेटा। बहुत कुछ झेल के यहाँ तक पहुँचे, तो गलती तो होगी, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं होगी कि आधे-आधे घंटे आपको खराब पढ़ा दें, गलत पढ़ा दें, अच्छा पढ़ाएँगे। भरोसा रखिएगा और आपको भरोसा बन जाएगा, कुछ दिन और रुकिएगा। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका आने का। सज्जन रे झूठ मत बोलो। धन्यवाद।